एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे इस बार बीएमसी चुनाव को लेकर उन्होंने क्या रणनीति अपनाई है। सर, सबसे पहले जानेंगे इस बार 2017 में जो बीएमसी चुनाव होने वाला है, तो आप लोगों की तरफ से किस तरीके की तैयारी है? निश्चित रूप से पार्टी का संगठन है मुंबई शहर में और पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। पिछले लगभग 22 सालों से महाराष्ट्र में जब शिवसेना बीजेपी की सरकार थी, उस समय शिवसेना ने क्रॉस वोटिंग करा के सत्ता 1996 में अपने हाथ में ली। लगभग 21-22 साल शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मुंबई महानगर पालिका का कारोबार है। जितना बड़ा बजट है उसके अनुरूप जो सुविधाएं निर्माण करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। उसके विपरीत बड़े पैमाने पे हर चीज़ में घोटाला करने का काम किया गया। सड़कों का हो, कचरे का हो, नाली सफाई हो, कोई भी ऐसा मामला नहीं जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। हमें लगता है हज़ारों करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला है और इस बार जनता के बीच में सारे जो गलत काम है वो लेके जाएंगे और निश्चित रूप से पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जी सर जी, इस बार अगर कांग्रेस या एनसीपी एक साथ आ सकती है कि उनके गठबंधन हो सकता है? देखिए, हम अलग जी चुनाव लड़े या साथ में लड़े, हमारी संख्या 14 से आगे बढ़ नहीं पाई। हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस से मिलकर लड़ें, लेकिन कांग्रेस का रवैया कुछ ठीक नहीं लगता है। अगर कांग्रेस अलग लड़ना चाहती है तो वो लड़ सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ताओं के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब देखते हैं कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ती है। जिस तरीके से अगर हम कहें, जैसे नोटों की बंदी को लेकर काफ़ी चर्चा में जो है नरेंद्र मोदी द्वारा जो फैसला लिया गया था, तो क्या इस बार इलेक्शन में उस मुद्दे को उठाकर भी लोग लड़ाई कर सकते हैं या कुछ अलग मुद्दा रख के इस बार लड़ाई होगी? देखिए, नोटबंदी का जो मामला है, जिन मुद्दों को लेकर नोटबंदी का ऐलान किया गया था मोदी साहब द्वारा, वो कोई मुद्दा सफल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था कि 4.5 लाख करोड़ के नोट ये कागज़ बन जाएंगे, तो कागज़ तो बनते नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने कहा था बड़े पैमाने पे जाली नोट हैं, तो एक भी मामला जाली नोट का पिछले 42 दिन में कोई भी सामने नहीं आया। आतंकवाद रोकने के लिए कर रहे हैं तो आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। जिन मुद्दों को लेके नोटबंदी की गई थी, ऐसे कोई सार्थक मामला नज़र नहीं आ रहा है। उसके उलट पूरा देश कतार में खड़ा है। पूरी देश में आर्थिक मंदी का संकट निर्माण हो गया। लोगों की खरीदी करने की क्षमता कम हो गई। दुकानों पे व्यापार नहीं है। अगर दुकानों पे व्यापार कम हो रहा है तो उत्पादन भी कम होगा और कहीं ना कहीं 2-4-6 महीने में देश में बेरोजगारी का बड़ा मामला होगा और आर्थिक मंदी देश में है। नोटबंदी ये विषय नहीं है, महानगर पालिका का चुनाव है। मुंबई में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, गरीबों को पानी की किल्लत, शहर में पानी नहीं मिल पा रहा है। आज भी पूरा शहर 60% जगह पे सीवरेज का इंतजाम नहीं है। बहुत सारे मसले हैं, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। सर, जिस तरीके से गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में राम मंदिर करके एक स्टेशन का निर्माण किया गया, जिस तरीके से उद्घाटन हुआ सुरेश प्रभु द्वारा, तो इसे भी लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, जोगेश्वरी गोरेगांव के बीच में स्टेशन बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। अब बनकर तैयार हुआ, लेकिन हार्बर लाइन गोरेगांव तक ले जाना था। हड़बड़ाहट में उद्घाटन किया गया। नाम क्या रखना है ये सरकार का अधिकार है, लेकिन जो पार्टी पिछले 3 दशक से पूरे देश में राम के नाम पर राजनीति करती रही, मस्जिद शहीद किया, दंगे करवाई, आज तक अयोध्या में राम मंदिर तो नहीं बन पाया। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस स्टेशन का नाम राम मंदिर स्टेशन रखकर भावनाओं का खेल भारतीय जनता पार्टी पुनः मुंबई शहर में खेलना चाहती है और हम लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि राम के नाम पे हमेशा लोगों को गुमराह किया गया। जब जब चुनाव आते हैं कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं। तो मंदिर तो नहीं, अब राम जी को स्टेशन पे लाकर बिठाया, निश्चित रूप से जनता उसका जवाब देगी। जिस तरीके से सर हिंदुओं को एक तरफ से आकर्षित करने का एक माध्यम उनके लिए बना हुआ है, जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी तो बीजेपी सरकार की कई बार निंदा भी की गई है, तो ये एक तरह से वोट खींचने का मसला तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं, धर्म पर आधारित राजनीति शिवसेना भारतीय जनता पार्टी दोनों दल करते हैं। भावनाओं से खेलकर वोट हासिल करने का काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देश में धर्म से आगे रोजी रोटी, रोजगार, गरीबी, पढ़ाई, ये सब है। भूखे
पेट भजन ना हो गोपाला, कोई भूखा है और सिर्फ भजन से पेट नहीं भरने वाला। बीजेपी की रणनीति है कि धर्म के नाम पर चुनाव लड़ाया जाए। हम लोग कहीं ना कहीं देश में जो मूल समस्या है उनको लेकर राजनीति करते हैं। देश को भली भांति पता है कि कौन किस मुद्दों को लेकर राजनीति करता है, जनता तय करेगी। तो इस बार एनसीपी जो है अलग मुद्दा लेकर लड़ने वाली, जिस तरीके से रोटी कपड़ा और मकान की समस्या आज तक भी लोगों के बीच में बनी हुई है, तो इस बार आप लोगों को पूरी करने की कोशिश करेंगे अगर सत्ता में आते हैं तो? रोटी कपड़ा मकान, आज देश में भूखमरी नहीं है, ये स्वीकारना पड़ेगा। जो आज से 70 साल पहले का भारत था, आज बड़े पैमाने पे परिवर्तन हुआ है। लेकिन परिवर्तन होने का मतलब ये नहीं कि देश में सभी लोगों की समस्याएं ख़त्म हो गई। समस्याएं जो हैं, इस शहर की समस्या 24 घंटे पानी की है, शहर की समस्या कचरे उठाने की है, अच्छी सड़कों की है, खेलने के लिए मैदान की है, और शहर में बीमारी बड़े पैमाने पे मच्छर, डेंगू, लेप्टोस्पिरोसिस, इस तरह की बीमारियां हैं जो पूरी तरह से महानगर पालिका विफल है। हेल्थ सेक्टर में अस्पताल नहीं, अस्पताल में इलाज नहीं, इलाज के लिए डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो मशीन नहीं, इस तरह के हालात हैं। ये सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। ये नवाब मलिक जी थे हमारे साथ, इस बार वो सरकार बनाएंगे, इस तरीके का उनका दावा है, क्योंकि वो गरीबों की समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज़ इंडिया टीवी, मुंबई। बृहन मुंबई महानगर पालिका 2017 का चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लग चुकी हैं। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी दल हो, सभी दल अपने अपने राजनीतिक समीकरण में लगे हुए हैं और क्या कुछ मुद्दा लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है और लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के पूर्व मेयर और विभाग प्रमुख दत्ता दलवी जी। उनसे जानते हैं कि शिवसेना ईशान्य मुंबई जो प्रभाग आपके पास है उसमें 19 वार्ड हैं, किस तरह से इस वार्डों में आपकी तैयारी चल रही, क्योंकि आज अभी भी अगर हम बात करें तो युति को लेकर अभी भी कोई स्पष्टकरण नहीं हो पाया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी ईशान्य मुंबई के जो 19 प्रभाग है मेरे पास, विक्रोली विधानसभा है, भांडुप विधानसभा और मुलुंड विधानसभा है, और हम लोग कई 2 बरस से शिवसेना पक्ष उद्धव जी ठाकरे उनके आदेश से हम लोग जोर से काम में लगे हैं। हर एक शाखा में अच्छा गठबंधन करना, पदाधिकारी को अच्छी तरह से ट्रीट करना, पदाधिकारी को अच्छी तरह से वो एरिया में अच्छा काम करना मांगता है, और ये सब हम लोग 2 बरस से ही चालू किया है और एक मजबूत शिवसेना ये विभाग में खड़ी है। और इसीलिए हम लोगों ने अभी युति करना, युति होना और युति के बारे में जो अधिकार है वो सम्मानीय पक्ष पर हमारे उद्धव जी है। उद्धव जी जो बोलेंगे वो हम लोग करेंगे, ये तो नक्की है, जो उद्धव जी बोले वो हम लोग करेंगे। और मुझे लगता है अभी युति की बातें चल रही है, क्या हो रहा है, जो होना पार्टी दोनों पार्टी की तरफ से होना वो हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने वो नहीं देख रहे। हमारा उद्धव साहब का हमको एक ही आदेश है कि आप लोग जो आपको काम दिया है वो करो, बाकी मैं देखता हूँ क्या करने का। और हमारे सब पदाधिकारी, महिला आघाड़ी है, सब पदाधिकारी हमारे हम लोगों ने तय किया है कोई भी हालत में ये साल 2017 का महानगर पालिका चुनाव में अच्छा यश हम लोग प्राप्त करेंगे, ऐसी हमको ऐसी उम्मीद है। दलवी साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि युति को लेकर फैसला जो है शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे करेंगे, लेकिन ऐसे में क्या वजह मानते हैं, क्योंकि आप मेयर भी रह चुके हैं, आप ये जानते हैं कि बीएमसी की सत्ता कितनी लोगों को जो है अपनी तरफ आकर्षित है और हर पक्ष ये चाहता है कि बीएमसी में सत्ता हमारी हो। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर अक्सर देखा गया है, जब चाहे वो हम लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, अब बीएमसी की हम बात कर रहे हैं, तो बीएमसी में भी सीटों के बंटवारे को लेकर आपकी युति जो है अब तक नहीं स्पष्ट हो रही है। क्योंकि युति तो आपकी स्पष्ट हो जाती है, लेकिन सीट जब बांटने की बात होती है, कि उम्मीदवार उतारने की बात होती है, तब शायद मामला कहीं गड़बड़ होने लगता है, जबकि आप जो है राज्य और केंद्र में दोनों जगह सत्ता में सहभागी हो। नहीं, ऐसा नहीं, सत्ता में अगर सहभागी जो होंगे तो भी हम लोग मुंबई के लिए एक अलग हमारी सोच है। कई वर्षों से मुंबई में हमारी सत्ता है, लोगों को जो न्याय देना, लोगों को नागरिक समस्या के बारे में जो कुछ देना है वो देने का प्रयास हम लोग तो कई वर्ष से कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी राजकीय पार्टी है और जितने भी राजकीय पार्टी के प्रमुख हैं, वो राजकीय पार्टी चलाते हैं,
मुझे नहीं लगता है कि एक भी वो नेता मुंबई के बारे में सोच रहा रहेगा, मुंबई में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे जो पक्ष प्रमुख है वो हमेशा बड़े साहब से लेके आज उद्धव साहब भी उनके ही पैर पे चल के और बम्बई महानगर पालिका में क्या काम नागरिकों को क्या मिलना चाहिए क्या मिलना नहीं चाहिए, लोगों को जो कोई उनकी तकलीफें हैं वो कैसी दूर करनी चाहिए, वो खुद मीटिंग लगाते हैं, नगर सेवक को बुलाते हैं, नगर सेवक में आके बैठते हैं, मेयर बंगलों को मीटिंग लेते हैं कि मुंबई की जनता को जो उनका हक है वो उनको हक देना चाहिए। इसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं शिवसेना पक्ष प्रमुख। लेकिन मुझे नहीं लगता है बाकी पार्टी वाला कोई खाली इलेक्शन आएगा तो इधर आएंगे, बड़ी बड़ी भाषणें करेंगे, बड़े बड़े आश्वासन देंगे, लेकिन हमारा आश्वासन नहीं रहता है। हम देते हैं, वचन देते हैं और वचन निभाने का पूरा पूरा प्रयास हम लोग करते हैं। वचन निभाने की बात आपने कही, आपने कहा कि हमारी पार्टी सत्ता में कई साल से है, शिवसेना लगातार बीएमसी में शिवसेना के महापौर भी रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, वहीं आपके सहयोगी पक्ष हमेशा ये लगाती है कि बीएमसी में पारदर्शिता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि आपने ईशान्य मुंबई के ही सांसद ने कई ऐसे आरोप लगाए थे। क्या लगता है भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है बीजेपी ने उठाया है और आपका मुद्दा है कि हमने विकास किया है मुंबई में, तो कितना विकास कार्य हुआ है? क्योंकि लगातार आपकी सहयोगी पार्टी आप पे आरोप भी लगा रही है, आप सत्ता में साथ भी हो और अभी भी वही उठापटक चल रही है सीट के बंटवारे को लेकर। नहीं, कैसा मालूम है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये इसकी है ऐसा, ये जो बातें हैं, ये बातें जो कोई हमारे ऊपर आरोप इसी तरह कर रहे हैं वो इनको वो लागू है। पारदर्शिता बोले देखो क्या है पारदर्शिता, प्रस्ताव लाता है महानगर पालिका, डेबिट होता है स्टैंडिंग कमेटी में, डेबिट होके उनका पार्टी, हमारा पार्टी, अपोजिशन पार्टी, सब लोग मिलके जुल के सब जो करना है वो वोटिंग करते हैं, वोटिंग होता है और आइटम पास होता है। और उसमें क्या है, क्या पीछे से जाके कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं लाता है ये प्रस्ताव पास कर दो, ये प्रस्ताव पास कर दो, ऐसा नहीं होता है। बीएमसी का जो 1988 का जो कानून है वो उसी तरह से चल रही है। लेकिन पारदर्शिता बोलेगा तो उनका मीनिंग क्या है? देखो अभी मुंबई महानगर पालिका में जितने भी ब्लैक लिस्ट में कॉन्ट्रैक्टर है वही शासन में काम करते हैं। बम्बई की लोगों को अगर वो फंसाते हैं तो महाराष्ट्र की जनता को वो नहीं फंसाएंगे क्या? उनको काम देना नहीं चाहिए, लेकिन शासन देती है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सब गलत है। ये खाली इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन के माहौल में ऐसी बातें की जाती है और बीजेपी हमेशा ऐसे ही करती है। इलेक्शन आएगा तो बड़ी बड़ी बातें करना, मुद्दा छोड़ देना। लेकिन हम लोग की शिवसेना जो पार्टी है वो 80% समाजकारण में खड़ी है, 20% का राजकारण है, वो भी हम लोग राजनीति करते नहीं, लेकिन जो 80% जो समाजकारण करना है वो हम लोग करके, जो हमको बाला साहब ठाकरे जी ने सिखाया है वो करने का हम लोग प्रयास करते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो बीएमसी चुनाव बिल्कुल सर पे है, डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। ऐसे में 19 वार्ड की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। किस तरह से इन वार्डों में प्रचार और प्रसार की सुविधाएं चालू है और क्या कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं? नहीं, कार्यकर्ता बड़ी जोर से काम कर रहे हैं। हमारे मतदार जो हमारे बूथ है, हमारे उपशाखा प्रमुख है, हम लोग को जो पार्टी की जो संगठन जो बनाया है, बाला साहब ठाकरे जी ने जो पार्टी का जो संगठन बनाया है वो कोई भी राजनीति पार्टी में नहीं है। हमारा एक गठबंधन रहता है, उनका 1000 वोटों के साथ उनका मिलता जुलना रहता है। हमारा उपशाखा प्रमुख है वो 3-3, 4-4 हज़ार वोटेदारों को मिलता जुलता रहता है। वैसा हमारे महिला गाड़ी भी है। हम लोग हमेशा लोगों में रहते हैं। क्या ऐसा नहीं है बारिश आया तो ही छता खोलने का, ऐसा नहीं। हम लोग हमेशा पब्लिक में रहते हैं, हमेशा काम करते हैं और इसी के लिए तो शिवसेना 20 बरस सत्ता में आती है। ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक शिवसेना के ही आते हैं। बिल्कुल, काम चलते रहता है। चुनाव नज़दीक है, चुनाव को लेकर आपने जैसे कहा कि हर कार्यकर्ता जो है आज मजबूती से प्रचार प्रसार में जुट गया है। वहीं सीटों का जो बंटवारा है, क्या उसका प्रभाव ईशान्य मुंबई में देखने को मिलेगा? देखो, अगर हम लोग युति होता है वो बाला उद्धव साहब देखेंगे, अगर युति नहीं होता है तो भी हम लोग वही मजबूती से लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने 15 का तो टारगेट रखा है। 15 नगर सेवक नगर सेविका चुन के आना चाहिए। वो हिसाब से हम लोग काम कर रहे गए 2 बरस से। और जो पार्टी का तो गठबंधन हम लोग कर रहे हैं,
जो पार्टी के पदाधिकारी हम लोग जो आगे आगे कर रहे हैं, आगे आगे जाने के लिए कर रहे हैं, जो इसके लिए कर रहे हैं कि ये पार्टी का काम हम जो हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। और इसके लिए हमको हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, शाखा प्रमुख है, महिला है, बाद में उप शाखा प्रमुख, हमारे गट्टा प्रमुख है, उप विभाग प्रमुख है, हमारे जो पदाधिकारी है वो हर एक पदाधिकारी अपने अपने काम में लगे। इसके हमको विश्वास है बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद और उद्धव जी का मार्गदर्शन के तौर पर हम लोग आगे जाएंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि दत्ता दलवी जी का चुनाव में क्या राजनीतिकरण होगा और क्या नीति होगी लोगों के बीच जनता को लेकर, क्योंकि 19 वार्ड की जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में जहां आपका सहयोगी पक्ष ही आपकी टांग खींचता हो, ऐसे में क्या नीति होगी जनता को लेकर, जनता के बीच क्या मुद्दा रखेंगे चुनाव को लेकर? नहीं, जनता को हम लोग आह्वान करेंगे, 20 बरस में जो काम पब्लिक में किया है, कई वार्डों में काम किया है, हमारा एमएलए दोनों भी एमएलए अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पूरे पहले तो हमारे एक भी एमएलए नहीं था इधर, अभी दो एमएलए हमारे एमएलए बहुत कुछ काम कर रहा है। और ये डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा जो लोगों ने उठाया है, और डंपिंग ग्राउंड के बारे में भी जो प्रस्ताव पहले स्टार्टिंग में आया था, कचरे के ऊपर प्रक्रिया केंद्र, ऊर्जा निर्मित कतर प्रकल्प, अभी उसकी शुरुआत हो गई है। बड़ी बड़े शेडें बन रही, बड़े बड़े यंत्र सामग्री आ रही है। और भविष्य में ये जो समस्या डंपिंग ग्राउंड की समस्या लोगों में जो स्प्रेड किया जाता है, उसके ऊपर अभी जो है और लोग भी समझेंगे ये डंपिंग ग्राउंड नहीं है, एक कचरे के ऊपर प्रक्रिया केंद्र है। अभी डब्बे की हर एक वार्ड में डब्बे की समस्या है, वो डब्बे भी उठाए जा रहे हैं, हर एक बिल्डिंग को डब्बा, कचरे का डब्बा दिया जा रहा है। नगर सेवक लोगों ने भी हर घर में 2-2 डब्बा दिया है, ओला कचरा और सूखा कचरे के लिए। और बम्बई, मुझे लगता है अभी बम्बई जैसी साफ सुथरी है, उससे भी साफ सुथरी अगले 5 वर्ष में हो जाएगी, ये हमारा ध्येय है। कितनी चुनौती है दत्ता दलवी के लिए ये बीएमसी चुनाव? नहीं, मैं बोला आपको ना, 15 नगर सेवक हमारे चुन के आना चाहिए। 15 नगर सेवक चुन के आने की ताकत शिवसेना में है, और शिवसेना अकेली लड़ेगी तो भी जीत लाएगी, और युति में जाएगी तो भी शिवसेना जीत लाएगी, ये हमारा ध्येय है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मुंबई के पूर्व मेयर दत्ता दलवी जी, जो साफ तौर से उनका कहना है कि शिवसेना का जो उनके कंधों पर 19 वार्ड की जिम्मेदारी है, उसमें से कम 15 नगर सेवक चुनकर आएंगे। ये तो देखने वाली बात होगी जब चुनाव परिणाम आएगा। तब तक देखते हैं कि किस तरह से शिवसेना जनता के बीच में क्या कुछ मुद्दे लेकर जाती है, क्योंकि विकास का काम जो है, साफ तौर से ये कहना है कि 20 सालों में हमने विकास किया है, वो विकास का काम लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और जनता अपना मत अधिकार देगी। क्या कुछ परिणाम होता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन कुणाल के साथ प्रदीप शर्मा, आवाज इंडिया टीवी, मुंबई। बीएमसी चुनाव आ चुका है और सभी राजनीतिक दल में उठापटक शुरू हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस में भी कुछ नेता बीजेपी गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी नेता कृष्णा हेगड़े जी। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होना पड़ा। सर, सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे कि क्या वजह है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां अपना रणनीति समीकरण बना रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से अब दल बदला जा रहा है, आपने भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया, क्या वजह रही है? देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है वो संजय निरुपम की जो काम करने की पद्धत है उससे खफा होकर। मेरे परिवार 40 साल से, मेरे पिताजी कांग्रेस में थे। उसके बाद 12 साल की उम्र में मैंने श्री बैरिस्टर रामराव आदिक जी के लिए प्रचार किया लोकसभा इलेक्शन में, और तभी से मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ। सभी पद NSUI से लेके यूथ कांग्रेस में, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, मुंबई कांग्रेस में, और मुंबई कांग्रेस का मैं प्रवक्ता था। उसके बाद मैं विधायक बना राहुल जी के ऑल इंडिया टीम में, जहाँ पर 40 विधायक उन्होंने पूरे देश से चुने। वो 40 विधायकों में मेरा नाम था, एकमात्र नाम मुंबई से था। और विलेपार्ले जैसे कठिन सीट जहाँ कांग्रेस 1967 से पार्ला ईस्ट में नहीं जीती, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं कांग्रेस का झंडा मैंने लगाया और यहाँ से जीत के आया। सुनील दत्त साहब के साथ काम किया, मेरे पिताजी ने मुरली भाई देवरा जी के साथ काम किया। उसके पहले भानुशंकर याग्निक जी के साथ काम किया, रजनी पटेल जी के साथ काम किया।
और मैंने गुरदास जी के साथ, कृपा जी के साथ, सभी के साथ काम किया। लेकिन आज जो मुंबई कांग्रेस की हालत है, जो संजय निरुपम ने की है, उससे खफा होकर मैंने छोड़ दी है। दुख तो हुआ है कि पार्टी छोड़ी है, लेकिन उसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। यहाँ पर मेरे अलावा संजय निरुपम की कार्यशैली से नाराज़ उनके ही एरिया के पूर्व विधायक रमेश सिंह ठाकुर ने पार्टी छोड़ दी। निरुपम के ही एरिया के माजी महापौर हरेश्वर पाटिल ने पार्टी छोड़ दी। निरुपम के ही कमेटी के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन निज़ामुद्दीन रईन ने पार्टी छोड़ दी। निरुपम के ही एरिया के नगर सेवक, सिटिंग नगर सेवक परमिंदर सिंह भामरा ने पार्टी छोड़ दी। तो सिर्फ मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, निरुपम से नाराज़ होकर काफ़ी लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। 23 में आप भी थे सर, क्योंकि उस टाइम भी आपने लेटर लिखा था खुद सोनिया गांधी जी को, लेकिन तब आपने पार्टी नहीं छोड़ी। आज चुनाव नज़दीक है, अब पार्टी बदली जा रही है, ऐसे में नहीं लगता कि पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगेगा? पार्टी को झटका लगेगा। और मैंने जब मुझे नगर सेवक का टिकट 3 टर्म 15 साल नहीं दिया, तभी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। जब मेरे पिताजी को 40 साल कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तब हमने पार्टी नहीं छोड़ी, क्योंकि तभी टिकट नहीं दिया तो भी ठीक था, एक कार्यकर्ता का सम्मान मिलता था। आज कार्यकर्ता का जब सम्मान नहीं मिलता और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टरों को टिकट दिया जाता है, जो बीएमसी इलेक्शन में आप देखते हैं, बीएमसी में जो कॉन्ट्रैक्टर, रोड कॉन्ट्रैक्टर, माड़ा कॉन्ट्रैक्टर जो करप्ट तरीके से काम करते हैं, जो पुअर क्वालिटी का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जो पूरी मुंबई खंडन करती है, जो कॉन्ट्रैक्टरों को जेल में रहना चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को जब कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, क्रिमिनल को टिकट देगी, तो जो कार्यकर्ता 25-30 साल से काम कर रहे हैं वो हमको कहते हैं कि हमने सुनील दत्त साहब के साथ काम किया, प्रिया दत्त के साथ काम किया, आपके साथ काम कर लिया और 25 साल काम किया, और अभी एक हफ्ता पहले आने वाला पार्टी के अंदर, वो पार्टी के अंदर उपाध्यक्ष बन जाता है और उसको टिकट देने की बात आती है। तो जब कार्यकर्ता हमको पूछते हैं तो शर्म से हम उनको कुछ नहीं जवाब दे सकते। यानी साफ तौर से कहें तो मुंबई अध्यक्ष के कार्यशैली से नाराज होकर आप लोगों ने पार्टी बदला है, लेकिन ऐसा भी एक सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ही क्यों? देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने के कई रीज़न्स है। एक, बीजेपी नेशनल पार्टी है। जैसे मैंने कहा कि मैं 40 विधायकों में था, राहुल जी के पूरे देश में जो उन्होंने 2000 विधायकों का इंटरव्यू लेकर 40 को चुना, उसमें से मैं था। और मैंने पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में, वेस्ट बंगाल में, गोवा में, कर्नाटक में, कई स्टेट में काम किया। मुझे लगा कि नेशनल पार्टी में काम करने में ज़्यादा स्कोप है। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर उन्होंने मुझे कोई स्टेट की जिम्मेदारी दी या मुझे कोई स्टेट में कोई डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए भेज दिया तो मैं अच्छी तरह से काम निभा सकूँगा। ये एक बात थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी जो हिसाब से काम कर रहे हैं और देश और विदेश में उनका जो प्रभाव है, जैसे सुरक्षा बीमा योजना उन्होंने किया, जनधन योजना किया, किसानों के लिए योजना किया, फिर लाइफ इंश्योरेंस का योजना किया, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6000 रुपया देने का इलाज के लिए वो योजना किया, स्वच्छ भारत का योजना किया। ऐसे 15-20 योजनाएं उन्होंने नई लॉन्च कर दी सेंटर में। और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी का काम उल्लेखनीय है। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी ने जो योजनाएं लॉन्च की है, काम तो कर दिया, जैसे आपने बताया कि मोदी जी ने कई योजनाएं लाई, लेकिन क्या एक्चुअल में लगता है आपको, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस अभी भी विरोध कर रही है, साफ तौर से कांग्रेस का अगर हम बात करें तो संजय निरुपम जी का कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ गुमराह कर रही लोगों को, क्या लगता है कि ये योजना वास्तव में लोगों तक पहुँच पाती है? देखिए, केंद्र ने जो काम किया है, अभी स्वच्छ भारत का काम है, तो क्या गुमराह किया उसमें? या फिर गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए 6000 रुपया देने का काम किया है, तो क्या गुमराह किया उसमें? तो संजय निरुपम जी क्या बात कर रहे हैं उनको ही पता नहीं। जब हमारे भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो संजय निरुपम उसके भी खिलाफ बोले। अभी कोई भारतीय सेना के विरोध में बोलता है क्या? तो गुमराह कौन कर रहा है वो देश जानते हैं। जो व्यक्ति ने कभी
पोप के खिलाफ बोला, कोई दिलीप कुमार के खिलाफ बोला, उनके पार्टी के सुनील दत्त के खिलाफ बोला, भारतीय सेना के खिलाफ बोला, शरद पवार साहब के खिलाफ बोले, सोनिया जी के खिलाफ बोले, उनके पार्टी के नेता के खिलाफ बोले, तो ऐसा व्यक्ति को हम सीरियसली लेते नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे बीजेपी नेता कृष्णा हेगड़े जी, जो पूर्व कांग्रेस विधायक हैं विलेपार्ले से, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि हमें पार्टी छोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम की जो कार्यशैली है उससे कहीं ना कहीं पार्टी लॉस में जा रही है। कैमरामैन प्रकाश सांचला के साथ प्रदीप शर्मा, आवाज़ इंडिया टीवी, मुंबई।